जब देश की सीमाओं पर हमारे जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मनों का सामना कर रहे होते हैं, जब -40 डिग्री की सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर वे दिन रात तिरंगे की रक्षा कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त दिल्ली में कुछ लोग बैठकर करोड़ों रुपए गिनने में व्यस्त होते हैं। आज की यह कहानी सिर्फ एक भ्रष्टाचार की कहानी नहीं है, यह उस पवित्र वर्दी का अपमान है जिसे हम श्रद्धा और सम्मान की नजर से देखते हैं। यह उस सड़ी हुई व्यवस्था की सच्चाई है जहां देश की रक्षा के पवित्र नाम पर अरबों खरबों रुपए का धंधा किया जाता है। और यह इस बात का सबूत भी है कि जब भारत का रक्षा बजट 6 लाख करोड़ रुपए तक चला जाता है तो कुछ लोगों की नजर सीमा से हटकर उन पैसों पर टिक जाती है। 20 दिसंबर 2025 की सुबह जो भी सीबीआई ने खुलासा किया वो महज एक गिरफ्तारी नहीं थी, वह एक ऐसे विशाल घोटाले का पर्दाफाश था जिसने रक्षा मंत्रालय की नींव तक को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए आज मैं आपको इस पूरी कहानी को शुरू से अंत तक हर छोटे बड़े तथ्यों के साथ विस्तार से बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं फिल्म फर्स्ट। 18 दिसंबर 2025 की रात का वक्त था। दिल्ली के नारायण बिहार इलाके में एक सरकारी आवास था जहां रहते थे लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा। वो रक्षा उत्पादन विभाग में डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। उनकी जिम्मेदारी है अंतरराष्ट्रीय सहयोग और निर्यात से जुड़े मामलों को देखना। ये वे पद है जहां से करोड़ों रुपए की डिफेंस डील को मंजूरी मिलती है या रोका जा सकता है। उस रात एक शख्स उनके घर आया जिसका नाम था विनोद कुमार। उसके हाथ पर एक बैग था और उस बैग में थे 3 लाख रुपए नगद। यह रिश्वत थी और यह पहली बार नहीं था। दरअसल उससे 10 दिन पहले 8 दिसंबर को यही कोशिश हुई थी। उस दिन भी विनोद कुमार को इसी घर पर पैसे डिलीवर करने थे, लेकिन किसी वजह से पेमेंट नहीं हो पाई। तारीख आगे बढ़ी और 18 दिसंबर तय हुई। 19 दिसंबर को सीबीआई के पास एक विश्वसनीय सूचना आई। जानकारी इतनी पक्की थी कि उसी दिन एफआईआर दर्ज कर ली गई। आरोप था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा आदतन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यह एक बार की बात नहीं थी, बल्कि यह पूरा सिस्टम महीनों या यूं कहें सालों से चल रहा था। अब सवाल यह है कि यह खेल चल कैसे रहा था और इसमें कौन कौन शामिल था। आइए एक एक कर समझते हैं। पहला नाम लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा का है। ये रक्षा उत्पादन विभाग में डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर के पद पर तैनात है। उनके हाथ में वो ताकत है जो डिफेंस डील को आगे बढ़ा सकती है और किसी भी डील को रोक सकती है। फाइलों पर उनकी मुहर का मतलब है कि करोड़ों रुपए के ठेके को पास करना। एक हस्ताक्षर से किसी भी कंपनी की किस्मत बदली जा सकती है। सरल शब्दों में कहें तो उनका कार्य है भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्पादन, तकनीक और संसाधनों को बीच एक तालमेल बिठाना। दूसरा नाम आता है कर्नल काजल बालिका। ये लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा की पत्नी है। वे श्री गंगानगर राजस्थान में 16वीं इन्फेंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट की कमांडेंट ऑफिसर है। उनका नाम एफआईआर में है और उनके घर से 10 लाख रुपए नगद बरामद हुए। इस बात की जांच चल रही है कि इस पूरे मामले में उनकी भूमिका क्या है। तीसरा नाम है दुबई बेस्ड कंपनी का, एक विदेशी कंपनी जो भारत में डिफेंस प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट्स का बिजनेस करना चाहती थी। कंपनी का नाम भी अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सीबीआई की जांच में यह सामने आया है कि यह पूरा खेल इसी कंपनी के इशारे पर चल रहा था। यह वह कंपनी है जिसके फायदे के लिए डिफेंस डील को आगे बढ़ाया जा रहा था। चौथा और पांचवा नाम है राजीव यादव और रवजीत सिंह का। ये दोनों बेंगलुरु में रहते थे और दुबई वाली कंपनी के भारतीय ऑपरेशन को संभालते थे। ये लोग लगातार लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा के संपर्क में रहते थे। इन्हीं के जरिए दुबई की कंपनी और दिल्ली के ऑफिसर के बीच पुल बनाया गया था। छठा नाम है विनोद कुमार का। यह एक प्राइवेट व्यक्ति है जिसे बिचौलियों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसका काम था कैश लेकर सीधे अफसर के घर तक पहुंचाना। ये वह आखिरी कड़ी थी जो पैसे को सीधे अफसर तक पहुंचाती थी। अब जानते हैं ये खेल कैसे चल रहा था। यह पूरा सिस्टम बहुत सोच समझकर बनाया गया था। सबसे पहले दुबई की कंपनी भारत में डिफेंस से जुड़े प्रोडक्ट्स को बेचना चाहती थी और यहाँ के प्रोडक्ट्स बाहर निर्यात करना चाहती थी। फिर बेंगलुरु में राजीव और रवजीत लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा से संपर्क करते हैं। उसके बाद शर्मा अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर उन फाइलों को आगे बढ़ाते हैं जो इन लोगों के लिए फायदेमंद है। क्लियरिटी मिलती है, अप्रूवल मिलते हैं और ठेके पास हो जाते हैं। और फिर आखिरी स्टेप में विनोद कुमार जैसे बिचौलिए कैश लेकर अफसर के घर तक पहुंचते हैं। सीबीआई का आरोप है कि यह सिर्फ एक बार की घटना नहीं है, यह आदतन भ्रष्टाचार था, यानी महीनों या फिर यूं कहें सालों से चल रहा था।
हर सफल डील के बाद यही प्रक्रिया दोहराई जाती थी। अब आती है 20 दिसंबर 2025 की सुबह। सीबीआई की टीम ने एक साथ कई शहरों में छापेमारी की। सबसे पहले कार्रवाई दिल्ली में हुई। नारायण विहार स्थित लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा के आवास को घेर लिया गया। विनोद कुमार को भी वहीं से पकड़ा गया। 3 लाख रुपए की रिश्वत के साथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन असली सदमा तो आने वाला था। जब सीबीआई की टीम ने घर की तलाशी ली तो जो सामने आया वो चौंका देने वाला था। अलमारियों में छिपी हुई जगहों पर 500 और 2000 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली। पूरे 2 करोड़ 30 लाख रुपए नगद, और यह उन 3 लाख रुपए रिश्वत से अलग थे जो अभी अभी मिले थे। कुल मिलाकर सिर्फ दिल्ली के घर से 2 करोड़ 26 लाख रुपए बरामद हुए। साथ ही डिफेंस डील से जुड़े इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले, मोबाइल और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले और इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी पेपर्स भी मिले। हर चीज जो इस पूरे नेटवर्क को उजागर कर सकती थी वह सब सीबीआई के हाथ लग गई थी। उसी दिन राजस्थान के श्रीगंगानगर में कर्नल काजल बाली के घर पर भी छापा पड़ा। यहां से 10 लाख रुपए नगद बरामद हुए। यह पैसा वहां कैसे पहुंचा इसकी जांच का हिस्सा भी बाकी है। बेंगलुरु में राजीव यादव और रवजीत सिंह के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। जम्मू के भी कुछ जगहों पर रेड हुई। यहां से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए गए। पूरा नेटवर्क एक साथ ढहने लगा था। अब अगर हम कुल संख्या देखें तो दिल्ली से 2 करोड़ 26 लाख रुपए और श्रीगंगानगर से 10 लाख रुपए, यानी कुल नगद 2 करोड़ 36 लाख रुपए बरामद हुए। और यह सिर्फ वो पैसे हैं जो नगद में मिले हैं। बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स की जांच अभी जारी है। असली आंकड़े इससे कहीं ज्यादा निकल सकते। शाम को दोनों आरोपी यानी लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा और विनोद कुमार को स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 23 दिसंबर तक कस्टडी दे दी और आगे की पूछताछ की जा सके इसके लिए आदेश दिया। अब आरोपों और कानूनी पहलुओं को भी समझते हैं। सीबीआई की एफआईआर में मुख्य रूप से 3 तरह के आरोप लगाए गए हैं। पहला, आपराधिक षड्यंत्र यानी आईपीसी की धारा 120 के तहत आता है और आरोप यह भी है कि कई लोगों को मिलकर यह पूरा सिस्टम बनाया गया था भ्रष्टाचार के लिए। दूसरा आरोप यह है भ्रष्टाचार और अवैध लाभ जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आता है। सरकारी अफसर ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके रिश्वत ली। तीसरा आरोप यह है आदतन भ्रष्टाचार का। सीबीआई ने साफ तौर पर यह लिखा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा आदतन भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों में लिप्त रहते थे। मतलब यह है कि उनकी आदत बन चुकी थी रिश्वत लेने की। सीबीआई का कहना है कि लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा ने कई प्राइवेट कंपनियों से अनुचित लाभ और रिश्वत ली है। बदले में उन्हें डिफेंस प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट से जुड़े मामलों में इन कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। बेंगलुरु के राजीव यादव और रवजीत सिंह दुबई की कंपनी की तरफ से भारत में ऑपरेशन चला रहे थे और लगातार शर्मा के संपर्क में थे। विनोद कुमार ने 18 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से 3 लाख रुपए की रिश्वत शर्मा को सौंपी थी। कर्नल काजल बाली के घर से 10 लाख रुपए मिले, इसलिए उनकी भूमिका की भी जांच चल रही है। यहाँ एक बात साफ कर दूं, अभी तक यह सब आरोप हैं। कानूनी भाषा में कहें तो कुछ तथ्य सामने हैं, जैसे कि एफआईआर 19 दिसंबर 2025 को दर्ज की गई, गिरफ्तारी हुई, 2 करोड़ 36 लाख रुपए नगद बरामद हुए और कुछ दस्तावेज और उपकरण भी जब्त किए गए। लेकिन जो आरोप जांच के दौरान सामने आए हैं, जैसे कि आदतन भ्रष्टाचार का दावा या फिर किन किन स्पेसिफिक डील्स में घपला हुआ है, यह भी स्पष्ट अभी नहीं है। और क्या जवानों को खराब क्वालिटी का सामान मिला है या नहीं, इसका भी कोई सीधा सबूत अभी सामने नहीं आया है। कोर्ट में अभी पूरी जांच और सुनवाई होनी बाकी है। जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुनाती तब तक कानूनी तौर पर सभी आरोपी निर्दोष माने जाते हैं। यह भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले पर सार्वजनिक बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सीबीआई की जांच और कार्रवाई को पूरा सहयोग दिया जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह केस कानून के अनुसार अपना रास्ता तय करेगा और किसी भी तरह की ढील बिल्कुल भी बरती नहीं जाएगी। यह अच्छी बात है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होगी जब सच सामने आएगा। लेकिन यहाँ कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी नहीं मिला है। पहला सवाल यह है कि यह सब कितने समय से चल रहा था। सीबीआई कहती है कि आदतन भ्रष्टाचार था, तो क्या यह महीनों या फिर सालों से पुराना मामला है? अगर सालों से चल रहा है तो किन किन डील्स को प्रभावित किया है इस मामले ने? दूसरा सवाल यह है कि कितनी और कौन कौन सी डील प्रभावित हुई हैं? सिर्फ एक कंपनी या कई कंपनियां शामिल थी? अगर कई कंपनियां शामिल थी तो कितना पैसा और कितने ठेके इस भ्रष्टाचार से गुजरे हैं?
तीसरा और सबसे गंभीर सवाल यह है, क्या जवानों को सच में खराब क्वालिटी का सामान मिला है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ है। अगर सीमा पर खड़े हमारे जवानों के पास सही हथियार नहीं है तो यह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। चौथा सवाल, और कितने अफसर शामिल हो सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक अफसर की बात है या पूरा सिस्टम ही दूषित है? अगर एक अफसर इतनी आसानी से इतने पैसे ले सकता है तो क्या और भी लोग इसमें शामिल हैं? यह सवाल बहुत गंभीर है और इसका जवाब मिलना जरूरी है। अब जानते हैं कि यह केस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हर साल भारत का बजट बढ़ता जा रहा है। इस साल यह 6 लाख करोड़ रुपए तक जा चुका है। यह पैसा किसके लिए है? हमारे जवानों के लिए, बेहतर हथियार के लिए, बेहतर उपकरण, बेहतर सुविधाएं देने के लिए। यह पैसा हम सब देश के नागरिकों का है जो टैक्स के रूप में दिया जाता है। लेकिन जब इन पैसों पर कुछ लोगों की नजर लग जाती है तो पूरा सिस्टम कमजोर हो जाता है। और सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? उन जवानों का जो सीमा पर खड़े होकर अपनी जान से खेल रहे होते हैं हमारी रक्षा के लिए। वे लोग जो हमारी नीति की रक्षा करते हैं, अगर उनके पास सही हथियार नहीं होंगे तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? और एक बात मैं साफ कर दूं, यह वीडियो किसी भी तौर पर हमारी सेनाओं और हमारे जवानों के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है। हमारे सैनिक इस देश के असली हीरो हैं जो सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन जब तक सिस्टम के भीतर बैठे कुछ लोग उस वर्दी की आड़ में देश की सुरक्षा के साथ समझौता करते हैं तो उन पर सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। अब सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी, बैंक अकाउंट्स की जांच होगी, पुरानी डील्स को भी खंगाला जाएगा और दूसरे संभावित आरोपियों की तलाश जारी रहेगी। कोर्ट में केस चलेगा और कानून अपना काम करेगा। लेकिन सवाल आज भी कायम है, क्या देश की रक्षा के नाम पर चलने वाला यह खेल यूं ही चलता रहेगा? हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों पर नजर रखें, सवाल पूछें, जवाबदेही मांगे। क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक भ्रष्टाचार की कहानी नहीं है, यह उस भरोसे की कहानी है जो टूटा है। यह उस सिस्टम की कहानी है जिसे सुधारने की सख्त जरूरत है। और यह उस देश की कहानी है जहां हम चाहते हैं कि हमारे जवानों के साथ न्याय हो। जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी तब तक हमारे जवानों के साथ न्याय नहीं होगा। आज की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन हम इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही कुछ नए खुलासे होंगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।